हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जहाँ जहाँ पर देख रहे हो वहाँ पे विशेस ले लो। यहाँ पर इट इज़ 1 AM एट नाइट, सो फॉर मी इट इज़ अ गुड मॉर्निंग। और बच्चों कैसे हो? जैसे आप देख रहे हो, बी समवंस लाइट, ये मेरे माइंड में ख्याल आया, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। हम अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छी जॉब्स लग जाएंगी, बिजनेसमैन बन जाएंगे और काफ़ी अच्छा लाइफ में कर लेंगे, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। और बी समवंस लाइट, अगर आपको कुछ कोई नीडी लगता है तो उसकी अपने तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। ये नहीं कि यू हैव टू गिव हिम और हर मनी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यू सी अ पुअर पर्सन और उसको खाना लेके दे दिया, सैंडविच खरीद के दे दिया, हम कितने पैसे खर्चते हैं। एंड सेकेंडली, जैसे अगर आप एक रिक्शा से घर आ रहे हो और इफ़ यू फील द पर्सन हु इज़ राइडिंग द रिक्शा ज़्यादा एज का है, तो आप अपने घर पहुंच के उसको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे सकते हो, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग होगी। और आपके लिए वो कुछ ज़्यादा नहीं, बट उसके लिए काफ़ी वो काम आएगा। हो सकता है उसका फूड उससे आ जाए घर में, समझ लो। सो अच्छा पढ़ लेंगे हम, अच्छा सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, बट एक ही लाइफ मिली है, तो इसको थोड़ा अच्छे से अगर हम करें तो वी समवंस लाइट, तो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए, है ना। अच्छे इंसान भी तो बनना चाहिए यार, है ना। दुनिया भरी पड़ी है किनसे। चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज मास का डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा, क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ा। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। आज जो पार्ट 2 है, इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहले मैं आपको ना एक इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में थोड़ा समझाऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल CBSE में है, तो विच इज़ नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कई लोगों ने पढ़ लिया होगा, कई लोगों को पता होगा कि ये होता क्या है। बच्चों, बेसिकली इसका जो यूज़ है वो है किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है, पहली चीज़, और दूसरा कौन सा चार्ज है, कितना और कौन सा, ठीक है। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं कि इससे हमें पता चलता है हाउ मच चार्ज, एंड सेकेंडली चार्ज ऑफ विच पोलैरिटी, हाउ मच चार्ज, चार्ज ऑफ विच पोलैरिटी। लेकिन होल्ड ऑन, इतना इजी नहीं है। कितना चार्ज है हमें कैलकुलेट करके नहीं बताएगा ये, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, हमें आइडिया होगा। अभी मैं बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, हमको आइडिया होगा, अप्रॉक्सीमेशन देगा कि चार्ज ज़्यादा है या कम है, ठीक है। या किसी दो बॉडीज़ के चार्ज को हमने कंपेयर करना हो तो किसका ज़्यादा किसका कम है ये बता सकते हैं हम, ठीक है। एंड सेकेंडली चार्ज ऑफ विच पोलैरिटी, तो ये भी कुछ ज़्यादा सिंपल चीज़ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसकी अब स्टडी करते हैं। देखो, बेसिकली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। आपके पास एक अपैरेटस, ब्रॉडली बता रहा हूँ आपको, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, ये कैसे उस बॉटल टाइप बना होता है, ठीक है। ऊपर आपकी डिस्क होती है, ये कॉर्क होता है, और यहाँ पर गोल्ड लीव्स होते हैं। मतलब गोल्ड की आप समझ लो स्ट्रिप्स होते हैं, गोल्ड लीफ, ठीक है। ये कॉर्क हो गया आपका, कॉर्क हो गया, ठीक है। दिस इज मेटेलिक डिस्क एंड दिस इज मेटेलिक रॉड। मेटेलिक डिस्क, कॉर्क, मेटेलिक रॉड, गोल्ड लीफ। अब इसका प्रोसीजर क्या है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है प्रोसीजर, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली क्या करते हैं, इफ़ आई हैव अ रॉड, एक मेरे पास रॉड है जिसके ऊपर मुझे पता लगाना है अभी कि कितना चार्ज है ना, कंपेयर करना है। दो रॉड्स है मेरे पास, ठीक है।
एक रॉड को मैंने लिया, पॉजिटिव नेगेटिव मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं एज्यूम करो मैंने नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आया, मैं नेगेटिवली चार्ज, इसको टच किया मैंने मेटल डिस्क को, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, क्यों करेंगे वो मैं आपको आराम से समझाऊंगा, इत्मीनान से समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में इसी लेक्चर में। पर हमें पता है ना, जो हम बोलते हैं टच किया एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं, ये हमने पढ़ा है। इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें ये मत बोला इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स तो अनचार्ज में भी हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है ना, नो नेट चार्ज, उसमें नो नेट चार्ज है, ठीक है। इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या कर जाएंगे, इस मेटेलिक डिस्क के थ्रू रॉड से होते हुए गोल्ड लीफ पर पहुंच गए। अब बच्चों गोल्ड लीफ पर पहुंच गए, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव। अब ये लीव्स मूवेबल होते हैं, समझ रहे हो। अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो क्या ये ओपन हो जाएगा, रिपेल करेंगे, है ना, बिल्कुल ठीक। तो इन्होंने रिपेल किया, ये ओपन हो गया। एज्यूम करो ये एंगल कुछ इसने 30 डिग्री का बना दिया, ओपन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हटा दिया और इसको अर्थ, यहाँ पे ना कुछ अर्थिंग का प्रोसीजर होता है कि सारा चार्ज आपका अर्थ में चला जाए। अर्थ इज़ अ ह्यूज सिंक, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अर्थ में, वो सब को न्यूट्रलाइज कर देता है। पॉजिटिव चार्ज अर्थ करो, बॉडी न्यूट्रलाइज, नेगेटिव चार्ज बॉडी को अर्थ करो, बॉडी न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो हमने अर्थ कर दिया, बॉडी आपकी न्यूट्रलाइज हो गई और दोबारा हमारा वैसे ही आ गया जो था, एंगल 30 डिग्री था पहले, ठीक है। अब आप दूसरी रॉड लेकर आए, वो भी नेगेटिव मान लेते हैं, नेगेटिव रॉड लेकर आए, फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, नेगेटिव 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 नेगेटिव, फिर से रिपल्जन होगा। इस बार जो एंगल हमारा बना वो हमारा 60 डिग्री बन गया। इसका मतलब रिपल्जन ज़्यादा हुआ, इसका मतलब चार्ज ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ, इसका मतलब इस बॉडी पे एक्सेस चार्ज ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू पहली वाली बॉडी। कंपेयर कर लिया हमने कहा जो पहली बॉडी थी उस पर चार्ज कम था, क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र होने के बाद भी जो रिपल्जन हुआ वो इतना हुआ कि 30 डिग्री तक ये पहुंच पाया। दूसरी बॉडी में मैंने क्या किया, जब उसको टच किया तो वो रिपल्जन ज़्यादा हो गया, मतलब ट्रांसफ़र ज़्यादा हुआ चार्ज, मतलब उस पर एक्सेस चार्ज ज़्यादा था। तो मुझे पता लगा कि बॉडी बी जो बाद वाली बॉडी थी उस पर बॉडी ए से चार्ज ज़्यादा था, लेकिन मैं ये पता लगा नहीं पाऊँगा कि कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव कि नेगेटिव, अगर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो, ठीक है। मुझे पता थोड़ी है कौन सा है, ठीक है। तो लेकिन पहला समझ आया कि हाउ मच चार्ज है, हम वो इससे पता लगा सकते हैं, कितना चार्ज है, कंपैरिजन हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट लेते हैं। अब बच्चों एज्यूम करो कि, अब पूरी बॉटल नहीं बना रहा, नॉर्मल ऐसे ही बना रहा हूँ। अब बच्चों एज्यूम करो ये डिस्क थी और ये मेरे पास गोल्ड लीफ थे। अब कौन सा चार्ज, एज्यूम करो मैंने इसको पहले से ही, इस जो मैंने इलेक्ट्रोस्कोप था इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है पहले से, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये जो लीव्स हैं ये पहले से ही दूर होंगे, अब रिपल्जन पहले से ही है। एज्यूम कर लो ये एंगल आपका 45 डिग्री था। अब मैं एक चार्ज बॉडी को लेकर आया, मुझे पता नहीं इस पर कौन सा चार्ज है, मैंने टच करा दिया। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, दो केसेस। फर्स्ट केस कि जो इसके लीव्स थे ये दूर जाएंगे, दूसरा केस लीव्स पास आएंगे। थोड़ा दिमाग चलाओ, अगर ये लीव्स दूर गए जस्ट आफ्टर टचिंग, तो मैं उस बॉडी पे चार्ज का क्या एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि कौन सा चार्ज होगा उस पर। सोचो, पॉजिटिव चार्ज पहले से था 45 पे था और दूर हो गए, पॉजिटिव चार्ज और मिला होगा उसको तभी और दूर हो गए, नेगेटिव मिलता तो वो पास हो जाते। क्यों सर, नेगेटिव रिपेल नहीं करेंगे? रिपेल तो करेंगे लेकिन नेट चार्ज कम हो जाएगा ना। एज्यूम करो इस पर 10 कूलम चार्ज था, पॉजिटिव मैंने दो कूलम और डाल दिया, 12 कूलम हो गया, ठीक है। अब वो 12 कूलम के हिसाब से ज़्यादा रिपेल कर गए, पॉजिटिव मुझे समझ आ गया। नेगेटिव में 6 कूलम डाल देता, पहले 10 था, कितना बचा, 4 कूलम कम, तो पेंडिंग उसकी जो ओपनिंग है वो कम हो जाएगी, है ना। कोशिश करो समझने की। तो अगर तो इसकी ओपनिंग बढ़ी तो मैं समझ गया था रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन अगर ओपनिंग कम हुई तो मैं समझ गया रॉड इज नेगेटिवली चार्ज, है ना। ऐसे इसको अगर मैं नेगेटिव चार्ज दे देता, तब अगर मैं रॉड टच करता और ये ओपनिंग बढ़ जाती
तो वो नेगेटिव चार्ज वाली रॉड थी, और ओपनिंग कम हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड थी। ठीक है बच्चों, यही है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। स्कूल एग्जाम में छोटा टॉपिक था, मैंने करा देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब हाँ, क्वेश्चन आता है कि हम गोल्ड लीफ ही क्यों यूज़ करते हैं, ये तो महंगा भी है। देखो बच्चों, मेन चीज़ है कि हमको ऐसा मेटल चाहिए था जो काफ़ी ज़्यादा मैलिएबल हो और लाइटर भी हो। ठीक है, तो गोल्ड ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। गोल्ड की जगह हम कुछ और मेटल भी ले सकते थे, ठीक है, बट जनरली वी टेक गोल्ड क्योंकि काफ़ी मैलिएबल है और इसकी जो स्ट्रिप्स होती है काफ़ी हल्की होती हैं, तो मोस्ट सेंसिटिव हो जाता है, मोर सेंसिटिव टू द चार्जेस। ठीक है बच्चों, आई होप समझ आया होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो फिर हम अपना ध्यान थोड़े से अच्छे टॉपिक पर लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कूलम्स लॉ। आप में से कई बच्चों ने कूलम्स लॉ पढ़ लिया होगा शायद, या कूलम लॉ से पहले आपको मैं वो कराता हूँ, हाँ, टाइप्स ऑफ चार्जिंग और वेज ऑफ चार्जिंग। ठीक है, मतलब हाउ मैनी वेज वी कैन चार्ज अ बॉडी, बॉडी को कितने वे में हम चार्ज कर सकते हैं, कूलम लॉ इसके बाद पढ़ते हैं। बच्चों, फर्स्ट वेज ऑफ चार्जिंग ways of charging a body or an object। ठीक है, समझ आ रहा है क्या आपको? फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब जनरली इसमें इंसुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं कि चार्ज अगर ट्रांसफ़र हो भी तो उधर ही रह जाए। कनेक्टर में क्या होगा, आप बॉडी से होता, आप चार्ज होगा तो बॉडी से होते हुए अर्थिंग हो जाएगा, है ना, एक्सेस चार्ज होगा वो अर्थ हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, इंसुलेटर्स। अब चार्जिंग बाय रबिंग का सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो जो हम बचपन में करते थे ना, स्केल को सिर पे रब करते थे और पेपर पीस उठाते थे। ठीक है, वो क्यों उठते थे, उठने वाला पार्ट मत देखना आप, जब रब करने वाला पार्ट देखना, उठने वाला तो इंड्यूस वाला हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब भी आपके पास कोई दो बॉडीज होंगी ना, और उनको जब आप रब कर रहे हो, टू डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उनको जब आप रब कर रहे हो तो उनमें जो चार्जेस होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्यों ट्रांसफ़र होते हैं, क्या आपको पता है एक बॉडी चार्ज क्यों होती है? टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं होते, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने सुना है कि कुछ बाइंडिंग एनर्जी वगैरह होती है, इलेक्ट्रॉन से थोड़ी निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए ना, आयोनाइज होने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इस मूवमेंट से उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स के, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैं, इनको हम रब कर रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पहले पहुंच गई उस लेवल तक, उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे और दूसरे में चले जाएंगे। समझ लो, आपने रब किए दो ऐसे, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा पहुंच गई, एज्यूम करो ये 1 था और ये 2 ऑब्जेक्ट था। ठीक है, अब 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी पहले पहुंच गई 1 से, तो आयोनाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, 1 में चले गए। ठीक है, अब जहाँ ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई, जहाँ से वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। समझो ना, 2 इलेक्ट्रॉन गए बॉडी 1 में, तो बॉडी 1 में -2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ गया नेगेटिव में, बॉडी 2 में 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, ड्यू टू रबिंग। तो इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि अब दो बॉडीज़ डिफरेंटली आपकी चार्ज हो चुकी हैं, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी तो है, ठीक है। चार्ज अगर रेस्ट पे हो या मोशन में हो, जो जो इफेक्ट्स होते हैं इनके उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली बॉडीज आर चार्ज्ड, तो इसको हम बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो चार्जेस रेस्ट पर हैं, ठीक है। तो ये हो गया चार्जिंग बाय रबिंग। तो मैंने सबसे बेसिक एग्जांपल लिया था, जो हेड पे स्केल रब करते थे, उसके अलावा चार्ज हो जाता था, या कुछ रटने वाली चीज़ें इसमें, जैसे ग्लास रॉड होती है और सिल्क होता है। आप ग्लास रॉड और सिल्क को जब रब करते हो तो ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क नेगेटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है। मतलब ग्लास इलेक्ट्रॉन सिल्क में चले जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट आपका हो गया चार्जिंग बाय रबिंग। सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन या टचिंग। अब बच्चों बोलोगे नहीं, टचिंग तो सर उसमें भी था, उसमें रब किया था, हमने रब किया था, ठीक है। इसमें हम रब नहीं करेंगे, इसमें टच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एज्यूम करो कि आपके पास एक बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी थी, सेम प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर था। अब आप लेकर आए एक नेगेटिवली चार्ज रॉड। अब अगर इसको हम टच करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, वही तो किया था इलेक्ट्रोस्कोप में। नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाए थे, न्यूट्रल बॉडी को टच किया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए। अब बेसिक बात है कि ये फ्लो करते क्यों हैं, ठीक है, ये हमें समझना है फ्लो करते क्यों हैं, इसका हमें पता होना चाहिए। कई बार ये चीज़ हम मिस कर जाते हैं, हम ये बोलते हैं सर वो फ्लो कर गए क्योंकि उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, बट फ्लो करते क्यों हैं? देखो बच्चों ध्यान समझना, मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट था, मतलब एक्सेस नेगेटिव चार्ज था, कंडक्टर। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज था, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, और एक कंडक्टर पे मेरा नेगेटिव चार्ज था। अब क्या नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं? करते हैं ना, करते हैं। तो रिपल्जन होकर ये सबसे ज़्यादा दूर जाना चाहेंगे। अब इस पर बाद में आ रहे हैं कि क्यों ट्रांसफ़र होता है, पहले मैं समझा रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है नेगेटिव चार्ज का या पॉजिटिव चार्ज का, या एक चार्ज बॉडी का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कंडक्टर पे। रिपेल करेंगे तो कोशिश करेंगे कहाँ जाए, दूर से दूर चले जाएं। अब एक ऑब्जेक्ट में दूर से दूर वाला प्लेस क्या हो सकता है कि एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर रहें। आपके अपने दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, चार दोस्त हैं, चारों की लड़ाई हो गई, बहुत है ना, बात भी नहीं करनी, हमने शक्ल भी नहीं देखनी इसकी, यार शक्ल भी नहीं देखनी है, अपना शक्ल देखना, अपना आवाज़ सुनना चाहते हो, आप क्या करोगे? यार मैं दूर चले जाऊँ। आप सारे कोने में जाके बैठ जाओ, चारों कोनों में, ना शक्ल देखूँ ना आवाज़ सुनूँ, साला पता नहीं कैसा है, ऐसे करोगे? कोने में बैठ गए। ऐसे ही चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अब ये कोने में बैठने की कोशिश करेंगे तो सारे जो चार्ज होंगे आपके, दैट वुड कम ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। इसलिए बोला जाता है कि जो कंडक्टर में कोई भी चार्ज हो, सारा का सारा चार्ज आपका सरफेस पे रहता है, बीच में चार्ज होता ही नहीं है, सब चार्ज सरफेस पे आ जाए। तो पहला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कि एक कंडक्टर पे जो चार्ज होगा दैट वुड बी ऑन द सरफेस, सारा चार्ज आपका सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा। अब और दूर जाना चाहते हैं, आपकी बहुत लड़ाई है, आप सोचो मैं बाहर चले जाऊँ कमरे के, चार दरवाजे हैं ना, आप सोचो बाहर चले जाओ, दरवाज़ा खुला ऐसे आपने, बाहर टीचर खड़ी है, पीरियड ओवर नहीं हुआ अंदर चलो, लेक्चर ओवर नहीं अंदर चलो, आप कोशिश कर रहे हो, आप जा नहीं पा रहे। ये बेचारा इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, बट बाहर क्या मिली इन्हें? एयर, बाहर एयर मिली, तो बाहर इंसुलेटर है, कोशिश तो गई बट जा नहीं पाए, है ना, सरफेस पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने दो यार, निकलने दो, बट बाहर एयर तो फिर खतरनाक, ये इंसुलेटर है, मर जाएगा ये तो। अंदर बैठ जाता हूँ पर दूर रहूँगा, इससे बात नहीं करूँगा मैं लाइफ में कभी, दूर बैठ के, ठीक है।
लेकिन अब लड़ाई में क्या हुआ, एक न्यूट्रल बंदा आया, न्यूट्रल कंडक्टर, एक न्यूट्रल बंदा आया, न्यूट्रल। तो और भाई क्या हाल है, सब बढ़िया चल रहा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल, लाइफ कैसी है, सब अच्छी लाइफ है। अब आपको उससे प्यार तो नहीं है न्यूट्रल से, लेकिन उससे दूसरे से इतना ज़्यादा गुस्सा है आपको अपने दोस्त से कि आपको न्यूट्रल बंदा इतना प्यारा लगेगा कि आपको लगेगा वही आपका सब कुछ है, दुनिया जहान है। उसने आपसे हाथ मिलाया और आप उसके साथ हो लिए, उसने हाथ मिलाया, नेगेटिव चार्ज इसमें चला गया। समझो, नेगेटिव चार्ज इसमें चला गया, इसीलिए हमारी कंडक्शन होती है। ये नेगेटिव चार्ज कंडक्टर था, ये न्यूट्रल कंडक्टर था, जैसे आपने छुआ रिपल्जन की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उस वाले कंडक्टर में चले गए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है, और नेट चार्ज जो आपका न्यूट्रल कंडक्टर था उस पर भी कुछ नेट चार्ज आ गया, ठीक है। अब वो अलग बात है कितना चार्ज है कितना नहीं है, वो शेप पे डिपेंड करता है, साइज़ पे डिपेंड करता है ना। अगर एग्जैक्टली सेम कंडक्टर होगा ना तो दोनों पे बराबर चार्ज हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम डायमेंशंस का, सेम मटेरियल का, ठीक है, सेम डेंसिटी का अगर कंडक्टर होगा। तो अगर इस पर नेट चार्ज Q था, इस पर Q था, तो आफ्टर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q/2 हो जाएगा। बट गिवन दैट बिल्कुल सेम है दूसरा कंडक्टर भी। डिफरेंट केस में क्या होगा ये अभी हम डिस्कस बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें फिर शेप पे आ जाता है, अगर शार्प एज है तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझ लो कि जब आपके पास सेम शेप, डेंसिटी, मटेरियल का हो कंडक्टर तो चार्ज वुड गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। समझ आना, आपको याद रहना चाहिए क्यों करंट फ्लो, चार्ज फ्लो करता है। इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रोस्कोप वाले में समझाया नहीं था, मैं प्रॉपर समझाना चाहता था। और माइंड इट, ये चीज़ काफ़ी लोगों को मतलब बच्चों को पता नहीं होती, क्योंकि ध्यान नहीं जाता हमारा, हमें ये लगता है चार्ज ट्रांसफर हुआ, बट क्यों हुआ। देखो, इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स, इफ़ यू वांट टू लर्न कॉन्सेप्ट्स, इफ़ यू वांट टू डू वेल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको देखो डिटेल में जाना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि ये CBSE के लिए फिर ये तो फालतू टॉपिक हो गया, जितना जानो उतना अच्छा है ना। आपको कोई हिला नहीं पाएगा CBSE में, आपको हिला नहीं पाएगा CBSE में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर मैं आपको नॉर्मल में समझाऊँ, एक मेरे पास नेगेटिव चार्ज रॉड थी, पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये न्यूट्रल था, आपने इसको टच किया तो ये भी आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो इतना समझ आया। फ़ोटो खींचनी है तो खींच लो, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, राइटिंग समझ आ रही है, आई होप समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। रब करें, गुड। तो हमने 2 केस पढ़े। पहला क्या था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, आपने उसको रब की फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। देखो देखो, अगर आपका चार्ज आ गए ना, चार्ज अगर आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन भी क्या होती है, इट इज अ सेट ऑफ फिजिकल फिनोमेना एसोसिएटेड विद स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस। इट इज़ द सेट ऑफ फिजिकल फिनोमेना एसोसिएटेड विद स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस। क्योंकि तो फर्स्ट केस में चार्ज आ गए थे ना, इंसुलेटर पे चार्ज ही थे अगर, पर चार्ज आ गया ना तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड हमने उसमें क्या किया था, हमने रब किया, एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले गए, चार्ज हो गई बॉडी। ये तो चाहिए था, हमें क्या पढ़ रहे हैं, वेज ऑफ चार्जिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, चार्ज बाय कंडक्शन, एक चार्ज बॉडी है, दूसरी अनचार्ज बॉडी है, आपने टच कर दिया, रिपल्जन की वजह से वो चार्ज भागी इसकी तरफ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दूसरी बॉडी भी चार्ज हो गई। तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं, चार्जिंग बाय जादू। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंड्यूस्ड चार्जेस। इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को बिना छुए मैंने चार्ज कर दिया। इंड्यूस होना,
अगर हमने इंड्यूस करंट पढ़ा है, टेंथ में पढ़ लिया होगा आपने, इंड्यूस मतलब खुद आ जाता है वो, है ना। इसका मतलब कि इंड्यूस चार्जिंग का मतलब चार्जिंग में इंडक्शन, आपने टच ही नहीं किया फिर भी वो चार्ज हो गया। अब ये क्यों हुआ, सोच सकते हो? अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि दिस इज एन अनचार्ज बॉडी, या मैं बोलूं ये बॉडी न्यूट्रल है, मैं आपको बोलूं ये बॉडी बी ये न्यूट्रल है, मतलब हैविंग नो चार्ज, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं? न्यूट्रल बोला मैंने कहा हैविंग नो चार्ज, ये गलत बोल दिया। चार्जेस तो इसमें हैं बट इक्वल एंड ऑपोजिट, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, चार्जेस तो हैं बट इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन भी हैं। तो न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इफेक्टिव चार्ज नहीं है, नो नेट चार्ज, चार्ज तो है बट नेट चार्ज नहीं है। ठीक है, क्यों समझाया? क्योंकि अभी मैं आपको इसी पे बताऊंगा कि कैसे अनचार्ज बॉडी, मतलब नो नेट चार्ज वाली बॉडी पर चार्ज आ जाता है। मैं लेकर आया एक और बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज थी, टच नहीं किया, पास लेकर आया, तो कंडक्टर हैं दोनों, तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन एक तरफ खिंच के आ जाएंगे? इफेक्टिवली इस एंड पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव खींच रहा है, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो सारा पॉजिटिव, सारा नहीं मतलब इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, मतलब, और बीच में पॉजिटिव नेगेटिव सब होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बीच में सब होंगे, बट कंसंट्रेशन नेगेटिव की यहाँ ज़्यादा होगी, पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि रिपल्जन हो रहा है पॉजिटिव का और नेगेटिव का अट्रैक्शन। अब एक और दूसरी बात, इसकी भी डिटेल में जा सकते हैं, मज़ा आता है। देखो, क्या यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे? सारे नहीं, इनमें तो रिपल्जन होगा, तो एक बैलेंस बन जाएगा, कुछ यहाँ पहुँच गए, कुछ यहाँ पॉजिटिव रहे, कुछ यहाँ इकट्ठे नहीं हो पाए, फिर भी इफेक्टिवली यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गए। इतना समझ आया हमें? बिल्कुल। अब ये आपके पास, इनको बाउंड चार्जेस बोलते हैं, बाउंड चार्जेस, ये बाउंड है, इन्होंने इसको रोक के रखा हुआ है। ठीक है, बाउंड का मतलब क्या कि इन्होंने इसको रोक, इस कंडक्टर ने इसे रोक के रखा हुआ है, अट्रैक्टेड है ना, इसको बोलते हैं फ्री चार्जेस। जिसने रोका नहीं हुआ इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बीच में तो मिक्सचर चला है, इसको छोड़ो, यहाँ नेगेटिव इफेक्टिवली पॉजिटिव। अब मैंने क्या किया, अच्छा पहली बात, अब मैं कंडक्टर हटा दूँ, चार्ज कंडक्टर हटा दूँ, तो क्या होगा? दोबारा चार्जेस मिक्स हो जाएंगे। अब वो बाइंडिंग फोर्स नहीं रही ना जिससे वो खींचा हुआ था, जिसने सेपरेट किया हुआ था, चार्जेस मिक्स हो गए, काम खराब। हमें तो चार्ज चाहिए था भाई, ये तो चार्ज हुआ ही नहीं। तो एक और आइडिया है, इसको इधर ही रखो, इसको अर्थिंग कर दो। अब अर्थिंग क्या भला है सर? देखो भाई, अर्थ जो होती है उसको हम वेरी ह्यूज, आप मान लो कि समंदर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास शक्ति है, अर्थ के पास, कोई भी चार्ज बॉडी अर्थिंग करो उसको न्यूट्रलाइज करने की, चार्ज ज़ीरो करने की, ये अर्थ के पास शक्ति है, धरती माँ के पास शक्ति है ना, समझ लो ना। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ह्यूज सिंक, इन्फिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ को। तो हुआ क्या, इधर पॉजिटिव चार्ज था, अर्थ के पास शक्ति है सब न्यूट्रलाइज करने को। न्यूट्रलाइज होता कैसे है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं भागेगा, ट्रांसफर हमेशा नेगेटिव का ही होता है, जैसे केमिकल रिएक्शंस में हम बात करते हैं, वैसे ही इसमें यहाँ से नेगेटिव चार्ज अर्थ ऊपर देगी, भागेगा नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। समझो, इलेक्ट्रॉन ऊपर भागे अर्थ से। अब कई लोग बोलते हैं ये पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाता है। पॉजिटिव नीचे नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आकर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। समझो, पॉजिटिव फ्लो नहीं करता चार्ज, फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन करेंगे। समझो ना, तो अर्थ क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भेज के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कर दिया तो क्या हुआ, खत्म हो गया चार्ज, एक्सेस पॉजिटिव खत्म हो गया। यहाँ तो बैलेंस था सब, एक्सेस पॉजिटिव खत्म हो गया, यहाँ रह गया नेगेटिव चार्ज। हमने क्या किया, अर्थिंग हटा दी। अब क्या बना, क्या बना, अब इसको भी हटाई दो बीच में, सब बैलेंस है, ऐसा कुछ बना, एक्सेस चार्ज बनाया बस मैंने। अब एक स्टेप और बचा है, चार्ज तो हो गई बॉडी, अब हमने इसको भी हटा दिया। अब बाउंड चार्ज नहीं रहे, वो चला गया, तो बाउंड नहीं रहे, अब ये फ्री होके इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए और ऑब्वियसली वॉल्स पे, मतलब सरफेस पे आ गए, क्योंकि रिपल्शन की वजह से। तो हमारे पास ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। नेगेटिवली चार्ज हो गई। समझ आया? देखो, रटने को आप रट सकते हो, सिंपल बुक्स में लिखा है, आप 3 तरह के होते हैं, आप बोलोगे मेथड, एक में ऐसे, एक में ऐसे, एक में ऐसे। बट अगर यू हैव टू डू वेल इन योर स्टडीज़, कॉम्पिटिटिव तक भी अच्छा करना है, आपको हर चीज़ बेसिकली समझनी है। इसलिए मेरी पेस स्लो है, मैं इसलिए धीरे धीरे समझाता हूँ। एक बार समझ आ गया ना आपको, आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गया ना, अभी सरफेस पे क्यों रहता है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कि द चार्ज रिसाइड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ आ गया। ऐसे क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएंगे उसमें, अगर एक चार्ज कंडक्टर को मैंने लगाया, क्योंकि रिपल्शन होती है उसमें। अर्थ क्यों जीरो कर देती है, अर्थ न्यूट्रलाइज करती है सबको, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। समझ आया ना? अब अगर मुझे पॉजिटिवली चार्ज करनी होती बॉडी, तो मैं क्या करता, क्या करता, पॉजिटिव चार्ज करनी होती बॉडी? वही कॉन्सेप्ट लगा के बताना मुझे, कमेंट्स में बताना आप क्या करोगे पॉजिटिव चार्ज करने के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉलो कर रहा है तो। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे शायद वेक्टर से फॉलो कर रहे हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी साथ साथ कर लो, 12th में बहुत ईजी हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कमेंट्स में बताना पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों, ये थे 3 वेज ऑफ चार्जिंग। आपके पास चार्ज करने के 3 तरीके। ठीक है, अब एक लॉ का आपने बहुत नाम सुना होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता था वो? 2 objects in the universe attract each other with a force which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them। सुना था ना? ये ग्रेविटेशन कैसे स्टार्ट हो गया? ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला इसलिए मैंने बताया क्योंकि सेम तो क्या, सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला है। एग्जैक्टली सिमिलर, ये तो आयरन ही हो गया सर। सिमिलर फॉर्मूला, बिल्कुल मिलता जुलता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन का। पहले फॉर्मूला लिखता हूँ एक, फिर पूरा डिटेल में समझाऊंगा। कहते हैं ना पहले भूमिका बांधते हैं, तब ऐसे मैंने भूमिका बांधी। Q1 Q2 दो चार्ज हैं, आर डिस्टेंस बिटवीन देम K कांस्टेंट, M1 M2 दो मास थे, आर डिस्टेंस बिटवीन देम G कांस्टेंट, इन्वर्सली स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, कांस्टेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 चार्जेस। अब पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बोलता है the force between
two charges which are placed at a distance Q1 Q2 लिख लो of R with each other would be directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. इतनी गंदी राइटिंग है मेरी, मैं शर्म आ गई मुझे, बट फिर भी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लोगे क्या? देखो, और दूसरी बात, ये मेरी डेफिनेशन है, टूटी फूटी डेफिनेशन, जो माइंड में आता है वो लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए वर्डिंग क्या है। बुकिश डेफिनेशन आप स्कूल में लिखोगे तो बुक से रट के लिख देना, ठीक है? फिजिक्स में रटना इज़ नॉट बैड, जब अगर आपको समझ आ गया है तो। ये जो मैं लिखवाता हूँ ये समझने के लिए, जो रिवाइज करो तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच आर प्लेस एट अ डिस्टेंस R विद ईच अदर एट वुड बी directly proportional to the product of the charges, inversely proportional to the square of distance between them. लिखने की कोशिश करें। मेरे पास दो चार्ज थे Q1 Q2 जो कि R दूरी पे पड़े थे। बोलता जो फोर्स होती है ना Fe क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of distance between them. ये बोलता है हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है? ये बोलता है हमारा कूलम्स लॉ। अब हमको पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है, तब एक कांस्टेंट आता है। तो इन दो चीज़ों को अगर मैं मिला दूंगा तो क्या बनेगा? where K is electrostatic force constant. अच्छा, एक बात डेफिनेशन में बोली नहीं होती बट वो हमको समझनी होती है कि फोर्स एक चीज़ पे और डिपेंड करती है और वो है मीडियम जहाँ हमने चार्जेस को रखा है। पानी में रखा है अलग होगी, वैक्यूम में रखा है अलग होगी, हनी में रखा है अलग होगी, किसी और गैस में रखा है अलग होगी, ठीक है? तो ये भी लिख सकते हैं। एक और पॉइंट लिख दो आप, ये दो और एक और लिख दो, Fe डिपेंड्स ऑन मीडियम। इसमें ये चेंज हो जाता है उसमें। चलो अभी के लिए पढ़ते, अभी हम एयर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी एयर के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। एयर या वैक्यूम ले लो, वैसे थोड़ा सा फ़र्क होता है उसमें भी, लेकिन हम एक ही कंसिडर करते हैं, एयर हो गई या वैक्यूम हो गया, ठीक है? फ्री स्पेस भी बोल देते हैं इसको हम, फ्री स्पेस, एयर, वैक्यूम सब एक बात मानेंगे अभी हम। एरोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है? और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट कैसे आया? के है ना, बाकी सबको यहाँ ले जाओ। इसका न्यूटन R² मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर नीचे आ गया। तो यूनिट तो समझ आ गया हमको, और वैल्यू इज 9 × 10⁹। एग्जैक्ट 9 नहीं होती, 8.9 समथिंग होती है, बट फिर से हम कैलकुलेशन ईजी करने के लिए वी विल टेक इट एज 9 × 10⁹, ठीक है? थोड़ा और डिटेल में जाएं, के को और सिंप्लीफाई करें, कि होता है 1/4πε0, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन, दिस इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब जैसे मैंने बोला अभी फ्री स्पेस के लिए पढ़ रहे हैं, एयर के लिए पढ़ रहे हैं, वैक्यूम के लिए पढ़ रहे हैं, तो दिस इज नोन एज
दिस इज नोन एज परमिटिविटी। परमिटिविटी, मेरे बोलने में ध्यान देकर, राइटिंग शायद थोड़ी मुश्किल समझ आए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स वैल्यू इज फॉर फ्री स्पेस 8.854 इंटू 10⁻12। अब देखो जो के का यूनिट है वो इसका उल्टा हो जाएगा, ये इन्वर्स में है ना, क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो फ्री स्पेस के लिए ये वैल्यूज़ हैं हमारी, मतलब एयर के लिए, फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए हमने इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डिफाइन की हुई है। ठीक है, अब जैसे मीडियम चेंज होगा ना तो आपका के भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट अब नहीं रहेगा, अब एप्सिलॉन आ जाएगा जिसकी वैल्यू अलग हो जाएगी जब हम एयर की बात करते हैं उसके हिसाब से। तो फोर्सेस वुड गेट चेंज्ड ऑब्वियसली, बट वो मैटर हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे पूरा प्रॉपर। ठीक है, अभी हम एयर के लिए ही देख रहे हैं, तो एयर के लिए फिक्स वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, लिखना है तो इसको लिख लो, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सी हम चीज़ें पढ़ लेते हैं कूलम्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी के बारे में और फोर्स के बारे में जो एक्ट करती है। फ़ोटो खींच लो, खींचनी है तो ठीक है, खींच ली होगी शायद अभी तक आपने, या रिवर्स करके खींच लेना। ठीक है, अब कुछ बातें कूलम्स फोर्सेस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है, कुछ चीज़ें देखो। सबसे पहले तो अगर मैं ये ड्रॉ कर लूँ एक Q1 Q2, ठीक है, और ये लाइन टेढ़ी हो गई शायद, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं मेरे पास, एज्यूम करो पॉजिटिव चार्जेस हैं, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव मान लिए। सबसे पहली बात कि ये जो फोर्स है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स पे एक्ट करेगी। लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऐसे, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस बोलो आप, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस मतलब रिपल्सिव फोर्स है तो ऑब्वियसली इस पे यहाँ फोर्स लगेगी। अगर ये A है और ये B है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ऐसा लिखूँ मैं, अगर मेरी टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी, फोर्स ऑन A ड्यू टू B, A पर B की वजह से रिपल्जन ही तो होगी। और इस पे क्या लिखूँ, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, वो भी रिपल्जन होगी उस टाइप। ठीक है, ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस पे एक्ट करेगी। ऐसा नहीं होगा ये फोर्स ऊपर लगेगी, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। हमेशा जो लाइन है उसी के ऊपर एक्ट करेंगी, पहली बात। ठीक है, कहीं उल्टा सीधे एक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे फोर्स लग रही है, दो चार्ज जैसे पड़े हैं फोर्स ऐसे लग रही है, ऐसा नहीं। अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, उसी लाइन पर रिपल्जन या अट्रैक्शन होगी, है ना। एज्यूम करो ये दो चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के होते तो फोर्सेस दोनों ऐसे लग जाती है इस तरफ, बट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही एक्ट करेंगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो द फोर्स एक्ट्स along the line joining two charges. Secondly, जो forces होंगी they would be action reaction pair. These forces would be action reaction pair. मतलब मेरे पास FAB जो होगा would be equal to FBA। वेक्टर नोटेशन में लिखा है, इसलिए आपको वेक्टर स्टार्ट करवाया था। मैंने कहा था ना वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th तो छोड़ो 12th में भी काम आ रहा है। वेक्टर्स थोड़े से मुश्किल हैं समझने में, आई नो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने ये लिखा, आपको समझ आ गया कि फोर्सेस ये बराबर है लेकिन मैग्नीट्यूड अपोजिट है क्योंकि नेगेटिव साइन है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का मॉड, मैग्नीट्यूड सेम है। एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं ये, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन हमने पढ़ा सॉरी। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। ठीक है, अब ज़रा सा हम एप्लीकेबिलिटी पे बात करते हैं।
कि क्या हम कूलम्स लॉ कहीं भी लगा सकते हैं। खींच लो, फोटो खींच लो, ठीक है। कई बार एक ऐसा क्वेश्चन आता है, अच्छे अच्छे बच्चे ना गोल हो जाते हैं उसमें। आपको दिया होता है कि देयर आर टू चार्जेस और बोला जाता है कि उनके बीच की जो फोर्स है वो है 4 न्यूटन। कह रहे हैं दो चार्जेस के बीच में फोर्स है 4 न्यूटन। तो बताओ फोर्स ऑन ईच चार्ज क्या हो जाएगी। कह रहे हैं इनके बीच में एज्यूम करो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और रिपल्सिव फोर्स इज 4 न्यूटन। तो कहते हैं बताओ फिर दोनों चार्जेस पे कितनी कितनी फोर्स लगेगी। और ये कुछ नहीं दिया होता कि जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है, कुछ नहीं होता। तो बच्चे कहते हैं हाफ 2 न्यूटन 2 न्यूटन कर देते हैं, या बोलते हैं इन द रेशियो ऑफ द चार्जेस। सब गलत है। एक्शन रिएक्शन पेयर 4 न्यूटन रिपल्जन बोला तो इस पे भी 4 न्यूटन इस तरफ, इस पे भी 4 न्यूटन इस तरफ, ख़त्म बात, कुछ नहीं देखना आपने। कूलम लॉ में क्या बोलता है, ये बोलता है ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन का फॉर्मूला ये है। अब वो फॉर्मूला से फोर्स निकल कर आ गई, अब वो फोर्स इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी। समझ ना, ये थोड़ी बोलता है कि वो एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स है, वो तो बोलता है नेट फोर्स इतनी है। नेट फोर्स 4 न्यूटन है दो चार्ज के बीच में। ऑब्वियसली इंटरेक्टिव फोर्स इज 4 न्यूटन और एक्शन रिएक्शन पे जितनी फोर्स इस पर लगेगी उतनी उस पर लगेगी। 4 इस पर लग रही है तो 4 उस पर ही तो लगेगी, ठीक है। तो एक जनरल सा बेसिक सा क्वेश्चन होता है, ये हमें समझ आना चाहिए। अब मैं बात करूं कि एप्लीकेबिलिटी या लिमिटेशन कुछ भी करें, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी देते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कूलम्स लॉ। पहले पॉइंट, द चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अब भाई ये क्या बला आ गई, पॉइंट ऑब्जेक्ट पता है हमने 9th में पढ़े थे। हाँ सर, बॉल इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड अ ट्रेन इज अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। नहीं सर, नहीं। अ पॉइंट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो पॉइंट मैंने मार्कर से बनाया इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड बॉल इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। नहीं सर, नहीं। द बुक इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द लाइब्रेरी इज अ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। सब गलत है। एब्सोल्यूट पॉइंट ऑब्जेक्ट और एब्सोल्यूट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। कंपेरेटिवली कंपेयर करना पड़ता है हमको। पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते थे हम जब काइनेमैटिक्स में, मोशन में, जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। मैंने क्या बोला था कि आप देखते हो उस ऑब्जेक्ट की डायमेंशन और जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है हम इसे कंपेयर करेंगे। इफ़ द डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम ऑब्जेक्ट, देन दिस ऑब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। आपके पास एक डब्बा है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है। 1 मीटर का क्यूब ले लो, 1 मीटर, ठीक है। अब ये चला, आपने इसको चलाया, यहाँ पहुँच गया 1/2 मीटर, 1/2 मीटर चल के ये पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से 1/2 मीटर ले लो। अब ब्लॉक इज़ नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जितना इसने डिस्टेंस कवर किया उसके कंपैरिजन में तो डायमेंशन नहीं, डायमेंशन इग्नोर नहीं कर सकते ना। अब 2 मीटर भी ले लेते आप अगर, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन सेम ऑब्जेक्ट अगर दिल्ली से कन्याकुमारी पहुंचा, कितने किलोमीटर, तो ये ऑब्वियसली इसका डायमेंशन तो इग्नोर करेंगे ही करेंगे, तो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था या नहीं था ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ऐसी ट्रेन की बात करो, ट्रेन जब
ट्रेन ने 2 किलोमीटर का सफ़र तय किया और ट्रेन की लेंथ थी आपकी 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का कवर किया, ट्रेन की लेंथ 1 किलोमीटर, पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन ट्रेन गई जम्मू से कर्नाटका, कर सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर। हो सकता है ब्लॉक पॉइंट ऑब्जेक्ट ना हो इस मोशन के लिए, हो सकता है ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाए उस मोशन के लिए। तो कोई फिक्स पॉइंट ऑब्जेक्ट की डायमेंशन नहीं है, हम कंपेयर करते हैं सिमिलरली चार्जेस। अगर चार्जेस की डायमेंशन एज कंपेयर टू देयर डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी नेग्लेक्टेड, देन दीज आर कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जब मैं लिखता हूँ ना चार्जेस मस्ट बी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब ये है कि चाहे वो स्फेयर भी हो, स्फेयर की फॉर्म में भी हो, चार्जेस सरफेस पे भी हो, पर उनका डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि हम इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर पाएँ। ठीक है, बहुत डिटेल में समझा दिया तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जनरली इन सब क्वेश्चंस में कूलम लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, ये लॉ बना हुआ है, सब में हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जनरली। ठीक है, कुछ नहीं होगा तो हम बात करेंगे उस पर। कुछ आते हैं, कुछ केसेस आते हैं लीनियर ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, तो उसमें हम बात करेंगे बाद में जब वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जितने चैप्टर क्वेश्चन है सब में हम लगा सकते हैं। ठीक है, जब तक मेंशन ना किया हो। सेकंड है, एक तो ये एप्लीकेबल कब है, जब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। सेकंड, चार्जेस मस्ट बी स्टेशनरी। बच्चों अगर चार्जेस मूव कर जाए ना, आपके दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं, आपको पता है मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड भी आ जाएगी, तो एक्स्ट्रा फोर्सेस आ गई, तो कूलम लॉ के अलावा भी कुछ फोर्स लग जाएंगी, तो वो हौच पौच सा काम हो जाएगा, तो हम उस पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चार्जेस शुड बी स्टेशनरी। हैविंग सेड दैट, मैं नीचे कुछ स्टार बना के बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ। अगर आप थोड़ा डीप स्टडी करो तो आपको समझ आएगा कि दोनों अगर मोशन में हो ना तभी एप्लीकेबल नहीं है, अगर एक स्टेशनरी और एक मोशन में हो ना तब भी एप्लीकेबल है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चन अभी हमको नहीं आएंगे। सिंपली आप मान लो कि चार्जेस मस्ट बी स्टेशनरी, चार्जेस रुके हों तभी हम इस पर कूलम लॉ लगा सकते हैं। दोनों मूव होने लग जाएं तो हम नहीं लगा सकते। एक वाला केस छोड़ो, अभी ऐसे उसमें लगा सकते हैं अगर एक स्टेशन एक चल रहा हो, बट अभी छोड़ो, इतना क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक है, बुक्स में भी लिखा है चार्ज शुड बी स्टेशनरी, तो मान लो स्टेशनरी। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेबिलिटी हो गई कूलम्स लॉ की। फोटो खींच लो। ठीक है बच्चों, एक आध क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए। जैसे इसने बोला फाइंड द फोर्स, find the force between find the force between two charged particles अच्छा बनाते हैं क्वेश्चन को, फालतू नहीं बनाते। फालतू मतलब मैं दो चार्ज दे दूंगा, डिस्टेंस दे दूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, वो क्या मजा आएगा ना, वो तो कर लोगे ना नॉर्मल। एक चार्ज 2 कूलम 4 कूलम है, वो 2 मीटर दूर पड़े हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन कितनी होगी, एफ के होता है 9 × 10⁹ के Q1 2 Q2 4 अपन R² 2², तो वो आंसर न्यूटन में है ना। वो नहीं कर रहा है, वो तो कर लोगे ना, बहुत बेसिक है ना। वो तो थोड़ा थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। फाइंड द लीस्ट फोर्स between two charged particles that we can have if these particles are placed at a distance of 2 meters from each other.
Find the least force between two charged particles if these particles are placed at a distance of 2 मीटर from each other. चलो फोर्स देखते हैं. फोर्स क्या होती है. मुझे पता है कि इन एयर लिख दो. चलो ठीक है, हमने एयर का ही पढ़ा है अभी. Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. सर मुझे ये भी पता है. सर मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये भी पता है. 2 मीटर की वैल्यू तो होती इतनी है फॉर एयर. अब थोड़ा सोचो आप, लीस्ट फोर्स कब होगी? जब Q1 Q2 सबसे छोटे हो जाएंगे. तो Q1 Q2 सबसे छोटे कब हो सकेंगे? प्रोडक्ट सबसे छोटा कब होगा? प्रोडक्ट जब Q1 ही बहुत छोटा हो, Q2 भी बहुत छोटा हो. क्या कोई लीस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है जो हम बोलते हैं कि इतना एक बॉडी पे लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इतना होता है? क्या कुछ वैल्यू आपको याद है? कौन सा चार्ज मिनिमम होता है जो अर्थ पर पाया जा सकता है? किसी ऑब्जेक्ट पे कितना मिनिमम चार्ज हो सकता है? मिनिमम टू मिनिमम कौन ट्रांसफर होता है चार्ज के लिए? इलेक्ट्रॉन. एक भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ तो चार्ज ही नहीं है. एक हुआ मिनिमम चार्ज. सो एज अ होल तो होता है ना, आधा तो होगा नहीं. तो कौन सा चार्ज मिनिमम हुआ? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. तो बेसिकली मैं इसको अगर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ले लूँ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लूँ अगर मैं, तो मेरी फोर्स मिनिमम आ जाएगी, लीस्ट फोर्स आएगी. सर अब चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? इतना होता है ना. कर लो बच्चों सॉल्व. तो इतने न्यूटन वुड बी अवर फोर्स. लीस्ट फोर्स अगर एक डिस्टेंस मैंने फिक्स कर दिया और मैंने बोला लीस्ट फोर्स कितनी हो सकती है, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट जिनका लीस्ट है वही लीस्ट फोर्स होगी. ठीक है. अब दोनों को ही आपको लीस्ट लेना पड़ेगा ना. मैंने कहा कि एज्यूम करो लीस्ट 2 कूलम लीस्ट होता है. दोनों को ही 2 लूँगा तभी तो लीस्ट आएगा ना प्रोडक्ट. एक को 4 ले लिया तो 8 हो गया. तो दोनों को लीस्ट लेना पड़ेगा लीस्ट, मल्टीप्लिकेशन जब लीस्ट है. ठीक है. तो नोट कर लो इसको जल्दी से. फोटो खींचो. शाबाश. ठीक है. फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है, इफ द चार्जेस आर हाफ्ड एंड डिस्टेंसेस मेक 3/2 टाइम्स, फाइंड द न्यू फोर्स. बेसिक क्वेश्चन होते हैं. करने का मेथड कैसा है? क्वेश्चन आया, इफ चार्जेस आर मेड हाफ ऑफ देयर initial values and the distance between them is made twice, find the new force between them. राइटिंग कितनी अच्छी होती जा रही है क्योंकि 3 बजने वाले हैं. चिड़ा भी हो गया. संभाल लोगे ना. देखो इनको ऐसा करते हैं हम, ओल्ड फोर्स लिखते हैं पहले F0 के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. करने का ढंग बता रहा हूँ आपको, ढंग कैसे करना है ना. इसको 1 कर लो. न्यू फोर्स क्या होगी? F न्यू लिख लो के Q1 डैश Q2 डैश बाय आर डैश स्क्वायर. आर डैश स्क्वायर. अब मुझे अगर ओल्ड फोर्स की टर्म्स में लेकर आना न्यू फोर्स को, तो मुझे जो ओल्ड वेरिएबल चूज़ कर रहा हूँ वो मुझे न्यू फोर्स में डालने पड़ेंगे. ओल्ड वेरिएबल्स मतलब के तो के था, Q1 कितना था? क्या था? दोनों को हाफ कर दिया हमने. Q1/2
Q2/2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर को डबल कर दिया था, आर डैश का आर लिख लिया हमने। अब देखो ये सारे वेरिएबल्स ओल्ड फोर्स के आ गए, तो अब मैं ना ओल्ड फोर्स से कंपेयर करता हूँ। कैसे? के Q1/4 डिवाइड बाय 4r स्क्वायर, रिवर्स हो जाएगा, एक स्टेप में कर दूँ। ये समझ आ रहा है? चार्जेस हाफ कर दिए, डिस्टेंस डबल कर दिया। देखो क्या हुआ था, इसको मैं लिख दिया ऐसे, और नीचे क्या था 1/4r स्क्वायर, बड़ा सा, पता है ना आपको, ऐसा कुछ हो तो क्या हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है ना। वही तो किया, नीचे 4r स्क्वायर था, वो रिवर्स हो गया, तो कितना बचा, एफ न्यू इज इक्वल टू, अब देखो ये चीज़ क्या ओल्ड फोर्स थी, 1/16 टाइम्स ऑफ एफ नॉट, तो न्यू फोर्स वुड बिकम 1/16 टाइम्स ऑफ द ओल्ड फोर्स। समझ आया? बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नॉलेज की जरूरत है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपने क्या, न्यू फोर्स को लिखा न्यू वेरिएबल्स के साथ, फिर ओल्ड वेरिएबल्स को उसमें पुट कर दिया आपने, ठीक है, और फिर सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई शायद, आज के लिए इतना ही, क्योंकि दूसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ा, बीच में टूट गया था लिंक। तो पढ़ो इसको, पढ़ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दिमाग ज़्यादा यूज़ करो, है ना। बी ए गुड स्टूडेंट, बी ए गुड ह्यूमन, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी ए गुड ह्यूमन, देन बी ए गुड स्टूडेंट। चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, स्प्रेड द नॉलेज।